नमस्कार छात्रों। हिंदी साहित्य का इतिहास इस पेपर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा पाठ्यक्रम पढ़ाना प्रारंभ हो चुका है। तो मेरे पेपर का शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसे ही DSE हिंदी फर्स्ट इलेक्टिव भी कहा गया है। आपका पंचम सत्र है और पंचम सत्र में इस पेपर का नंबर आता है 9। तो इसका पाठ्यक्रम मैंने आपको बता दिया है। इसमें प्रथम काल मैंने बताया है आपको आदिकाल। तो आज के इस अध्ययन सत्र में हम देखते हैं कि इन कालों का विभाजन और नामकरण कैसे हुआ है। तो काल विभाजन एवं नामकरण इसकी संक्षेप में मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो प्रथम खंड है खंड क और इसमें का प्रथम अध्याय है आदिकाल। और आदिकाल का कालखंड हम देखते हैं 1050 से लेकर 1375 तक लगभग। इस प्रकार से इसका कालखंड हमें दिखाई देता है। रही बात नामकरण की, तो इस काल का दूसरा नाम आता है वीर गाथा काल। तो इसलिए हमको काल विभाजन और नामकरण देखना है कि हर एक काल के लगभग 2 नाम हैं और उसका कालखंड का विभाजन भी सही तरीके से मालूम करना आपके लिए आवश्यक है। तो आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। आदिकाल यह नाम इसलिए दिया गया है कि ये आदि शब्द का अर्थ है प्रारंभ यानी शुरुआत। तो शुरुआत का काल है, प्रथम काल है, इसलिए इसको आदिकाल कहा गया है। और दूसरा नाम इसको दिया गया है वीरगाथा काल। जरा सा हम ध्यान से सुनते हैं, सोचते हैं, तो हर एक शब्द में हमें उसका अर्थ दिखाई देता है। सोचने के बाद तुरंत उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है। वीर गाथा काल यानी वीरों की गाथा कहने वाला काल, ये ऐसा वीर गाथा काल है। इसका कालखंड है 1050 से 1375 तक। तो आदिकाल में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी का साहित्य लिखा जाने लगा। प्रारंभिक रचनाएं हमें इसमें दिखाई देती है। साहित्य की ये शुरुआत थी और भाषा भी उतनी विकसित नहीं हो चुकी थी और इसके साथ ही साथ व्याकरण का भी निर्माण नहीं हुआ था। भाषा विज्ञान का ज्ञान सभी को नहीं था, उसका निर्माण नहीं हुआ था, शास्त्रों का निर्माण नहीं हुआ था। तो एक सहज अभिव्यक्ति के रूप में जो भी काव्य उभर कर आया है उसको हमने यानी साहित्यकारों ने आदिकाल के भीतर रखा गया है। और हम देखते हैं कि आदिकाल ये प्रारंभिक काल होने के कारण इसमें प्रमुख रूप से डिंगल और पिंगल ये 2 भाषाएं चली हैं। व्याकरण सम्मत और बहुत शुद्ध रूप इसमें हमें भाषा का नहीं दिखाई देता है और साहित्य की मात्रा भी हमें बहुत कम दिखाई देती है। बहुत अधिक विपुल मात्रा में साहित्य हमें इसमें इस युग में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है। तो दूसरा नाम जो इसका दिया गया है आदिकाल, प्रारंभिक है, शुरुआत है, इसीलिए इसको इस दौर से आदिकाल नाम दिया है। लेकिन वीरगाथा काल जो है, तो इस युग में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो साहित्य लिखा गया है, वो वीरों की गाथा कहने वाला साहित्य है, इसीलिए इसको वीरगाथा काल कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गद्य का आविर्भाव नहीं हुआ था। जो भी हमें साहित्य इसमें दिखाई देता है आदिकाल में, सारा का सारा साहित्य हमें पद्यात्मक यानी काव्य रूप में दिखाई देता है। और जो ग्रंथ इसमें लिखे गए हैं जैसे पृथ्वीराज रासो है, बिसलदेव रासो है, तो इस युग में एक रासो शब्द लगाने की भी परंपरा थी। ग्रंथ के आगे, नाम के आगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान के कार्य पर लिखा गया है, उनके शौर्य पर, पराक्रम पर, उनके वीरतापूर्व युद्ध में दिखाए गए प्रदर्शन पर लिखा गया काव्य है, इसीलिए इसे पृथ्वीराज रासो कहा गया है। तो कुछ विद्वान जो है आदिकाल को रासोकाल इस नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रमुख रूप से सभी विद्वानों ने मिलकर तय कर इसको आदिकाल कहा गया है। प्रथम स्वरूप में आदिकाल नाम से संबोधित करते हैं, फिर वीरगाथा काल।
तो जितना भी साहित्य इस युग में लिखा गया है वो हमें वीरों की गाथा कहने वाला है। तो बहुत से पराक्रमी वीर इस युग में राजा महाराजा थे, उन सबके युद्धों का चित्रण करने वाला ये साहित्य है। जैसे कि साहित्य के बारे में अक्सर कहा जाता है कि साहित्य क्या है, तो साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। जो कुछ भी समाज में घटित होता है उसका प्रतिबिंब हमें साहित्य में दिखाई देता है। और इसीलिए उस युग में हमारे देश में, भारतवर्ष में एक तो अंतर्गत कलह चल रहा था और बाहरी आक्रमण भी शुरू ही हो चुके थे। तो अंतर्गत विद्रोह कलह इतना था कि एक राजा दूसरे महाराजा पर आक्रमण करना, और ऐसी स्थिति में समग्र समाज में जो है युद्ध का ही चित्रण हमें दिखाई देता है। सामान्य जनता युद्ध से लगभग त्रस्त हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में जो सामने आंखों के दिखाई दे रहा था उसका ही चित्रण, युद्धों का वर्णन करने वाला चित्रण इस युग में लिखा गया है। और जिन जिन राजाओं ने युद्ध किए हैं उनकी गाथा कहने वाला वीर गाथा काल हमें दिखाई देता है। और इसका सामान्य परिचय हमें देखना है कि आदिकाल कैसा था, यानी साहित्यिक परिचय, उसकी स्थितियां कैसी थी। तो आदिकालीन परिस्थितियां जब हम देखते हैं तो हमें इसकी सामाजिक स्थिति देखनी होगी, इसके साथ ही साथ हमें राजनीतिक स्थिति देखनी होगी। ऐसी विभिन्न परिस्थितियों का हमें अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर हमें आदिकाल की परिस्थितियां समझ में आएंगी। और उन प्रेरक परिस्थितियों के कारण जिस साहित्य का निर्माण हुआ है, वीर गाथा साहित्य का, तो उसकी विशेषताएं क्या है ये भी हमें समझना होगा। और कालखंड जो है एक बार फिर से बता देती हूँ कि 1050 से 1375, तो लगभग यह शब्द उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी इतिहास आज इस तिथि को समाप्त और उस कल के दिन से शुरू ऐसा नहीं होता है। परिस्थितियां जो है धीरे धीरे पुरानी स्थितियां बदलने लगती है और धीरे धीरे नई परिस्थितियां सामने आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थितियां बनती है वो कालखंड 4-5 या 10-15 वर्ष आगे पीछे हो सकता है। एक स्थिति, एक परिस्थिति, एक काव्य शैली समाप्त होकर दूसरी काव्य शैली, दूसरा विषय निर्माण होने में, तैयार होने में जो प्रेरक परिस्थितियां बनती है, स्थितियां बनती है, उसका कालखंड एक 10-15 साल आगे पीछे हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह आदिकाल है, प्रथम काल है, इसीलिए इसके प्रमाण मिलना भी बहुत मुश्किल है। उस युग के कवि या तो कुछ मिलते हैं तो कुछ कवियों के मात्र रचनाएं मिलती है, कवियों के नाम नहीं मिलते हैं। तो ये सब कुछ इतिहास के लिए जरा सी चुनौती थी, लेकिन फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पुस्तक में हमें विस्तार रूप से यह कालखंड दिखाई देता है। इसलिए हम सर्वसम्मत रूप से यही कालखंड इसका और यही नामकरण इसका मानते हैं। ये प्रमाणित किया गया है कि साहित्य के इतिहास का प्रथम काल आदिकाल है, जो 1050 से 1375 तक है, और इसका ही दूसरा नाम जो है वो है क्या, वीर गाथा काल। तो इस प्रथम अध्याय के खंड क के दूसरा घटक जो है, उपघटक या दूसरा चैप्टर जो है वो है भक्ति काल। और हम देखते हैं भक्ति काल का परिचय। तो भक्ति, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि नाम से ही, शीर्षक से ही पता चल जाता है कि अंदर क्या होगा। कोई भी कथा कहानी आप सुनते हैं या फिर कोई मूवी आप देखते हैं तो उसके शीर्षक से आपको थोड़ी सी आइडिया आ जाती है कि भीतर क्या होगा। तो भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, इसलिए भक्ति को चित्रित करने वाला ये काल है। भक्ति काल का कालखंड हमें 1400 से लेकर 17वीं शताब्दी तक पाया जाता है, या फिर 1375 से लेकर 1650 के मध्य तक। इस प्रकार से भक्ति काल कहा जाता है, कालखंड इसका। और भक्ति काल का ही भक्ति दूसरा नाम जो है स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि इस युग में हम देखते हैं इतना सुंदर साहित्य का निर्माण हुआ है भक्ति काल में। इसीलिए कुछ विद्वानों ने, इतिहासकारों ने इसे स्वर्ण काल नाम से भी संबोधित किया है। और भक्ति काल
की विशेषताएं ये रही है कि ऐसा कहा जाता है कि इंसान जब बहुत अधिक भयभीत होता है तो ईश्वर की शरण में चला जाता है, और हम देखते हैं कि युद्ध से तंग आकर सामान्य जनता भक्ति में लीन हो गई और उसी प्रकार का साहित्य निर्माण होने लगा। जनमानस में भक्ति की प्रवृत्ति बढ़ गई। तो इस युग की सामाजिक स्थितियां, आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक स्थितियां, साहित्यिक स्थितियां कैसी थी, इसका अध्ययन हमें करना है। और इस प्रकार से हमें इसका कालखंड दिखाई देता है 1400 से लेकर 1700 तक, अथवा 1375 से लेकर 1650 तक, और भक्ति काल का ही दूसरा नाम है स्वर्ण युग। तो इसकी परिस्थितियां और विशेषताएं हमें देखनी है कि भक्ति की विशेषताएं कैसी थी, उसकी विशेषताएं यानी प्रवृत्तियां क्या थी। इसमें दो घटक हमें है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति की दो शाखाएं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी की विशेषताएं हमें देखनी है। उसी प्रकार सगुण भक्ति की दो शाखाएं हैं, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा। इन चारों की भी विशेषताएं हमें इस युग में देखनी है। तो कालखंड और नामकरण में आप इतना काल विभाजन और नामकरण में आप इतना इसका समझ लीजिए कि हर एक युग का नाम क्या था और कालखंड क्या था। खंड ख में तीसरा काल हमें आता है रीतिकाल। रीतिकाल जो है 1650 से लेकर 1850 तक माना जाता है। तो इसका भी दूसरा नाम रखा गया है या पड़ा है, वो है श्रृंगार काल, क्योंकि इस युग में श्रृंगार की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। कहा जाता है कि भक्ति से उब गए और श्रृंगार में डूब गए, इसीलिए श्रृंगार काल, श्रृंगार यानी सजना संवरना, और इसे इस प्रकार का साहित्य लिखा जाने लगा जो इस युग में स्त्री का नख शिख वर्णन यानी पैर के नाखून से लेकर केश तक, सर के केश तक का वर्णन इसमें किया गया है। हर एक सौंदर्य प्रसाधन का, सौंदर्य का उसके वर्णन किया गया है, इसीलिए इसको श्रृंगार काल भी कहा गया है। लेकिन दूसरा नाम रीतिकाल है। तो इस युग तक आते आते है साहित्य का इतिहास का तीसरा युग है। साहित्य बहुत अधिक समृद्ध हो चुका था, बहुत सारा साहित्य लिखा गया। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि साहित्य शास्त्र का निर्माण हुआ, काव्य शास्त्र का निर्माण हुआ, भाषा विज्ञान का निर्माण हुआ, रस, छंद, अलंकार, ये सारे निर्माण हुए और उसके आधार पर साहित्य का निर्माण किया जाने लगा, काव्य का निर्माण किया जाने लगा। यानी एक रीति के अनुसार, रीति शब्द का अर्थ है पद्धति, एक रीति के अनुसार ये काव्य लिखा जाने लगा, इसीलिए इसे रीतिकाल भी कहा गया है। यह इसके दो नामकरण है और इसका कालखंड है 1650 से लेकर 1850। इसमें हमें तीन घटक दिखाई देते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा। इसका परिचय संक्षेप में हमें लेना है। खंड ख का दूसरा और अंतिम अध्याय हमारा है आधुनिक काल, और इस काल का परिचय और इसकी परिस्थितियां हमें देखनी है। इस काल में हमें छोटे छोटे बहुत युग दिखाई देते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद आदि। लेकिन इसका कालखंड है 1850 से आज तक यानी आगे तक, ये इसका कालखंड है आधुनिक काल का। और आधुनिक काल का दूसरा नामकरण गद्य काल भी कहा गया है, लेकिन बाद में इस नाम का खंडन किया गया है और आधुनिक काल ही सर्वसम्मत माना जाता है। इस युग में गद्य का निर्माण हुआ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पद्य ही पहले लिखा गया है, गद्य नहीं था। गद्य का निर्माण इस युग में हुआ है, इसीलिए इसको गद्य काल भी कहा गया है। लेकिन ये काल जो है विभिन्न विधाओं का इसमें विकास हुआ, जैसे आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है, निबंध लेखन, पत्र लेखन, कहानी, उपन्यास, ये सारे निर्माण इस युग में हुए हैं। इसीलिए सर्वरूप से ये काल आधुनिक काल रहा है, इसलिए यही सर्वसम्मत नाम इसका माना जाता है और ये आधुनिक काल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका कालखंड है 1650 से 1850। तो ये हमने आज देख लिया है हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण। धन्यवाद।